हेलो। 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 हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने पिछले सेशंस में वो बॉयड सवर्स लॉ डिस्कस कर लिया था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया। उसके कुछ क्वेश्चंस लिए। उसी डिस्कशन में अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये फिगर ड्रॉ कर लो। ये रेक्टेंगुलर लूप है एक। रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। और एक्चुअली ये मतलब वायर्स को जोड़ के रेक्टेंगल बना रखा है, ठीक है। चार वायर को जोड़ के रेक्टेंगल बना। और इस लूप में ना एक तरफ से करंट एंटर कर रहा है और दूसरी तरफ से करंट बाहर निकल रहा है। मतलब अगर इसके डायगोनल्स ऐसे शो करें, डायगोनल्स के अलाउंग कोई वायर नहीं है, ऐसे बस डॉटेड शो कर दिया है ड्रॉ करने के लिए, ऐसे। तो इस सेटअप में एक साइड से करंट आ रहा है। ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसके थ्रू करंट एंटर कर रहा है, इस सर्किट में करंट आए। और फिर इस सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करंट, और यही करंट दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा है, ऐसे। ठीक है। ये दोनों वायर्स अलोंग डायगोनल है। ये वाली वायर, या इसकी नेमिंग अगर कर दें, ये वायर AE, और ये ले लिया वायर CF। दोनों इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। दोनों इनफाइनाइट वायर है ये। तो करंट आई एंटर करके दूसरी तरफ से लीव कर रहा है। और अच्छा, डायमेंशंस दी हुई हैं रेक्टेंगल की। इसकी जो लेंथ है वो √3L है, और इसकी ब्रेथ L, ठीक है। तो करना क्या है इसमें, जो रेक्टेंगल का सेंटर है ना, उस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है। फॉर सर्किट शोन फाइंड B at center of rectangle, find मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हाँ, किस तरीके से करेंगे सोचो जरा 1 मिनट। देखो, पहली बात तो ये, इस सर्किट में एक तरफ से करंट एंटर कर रहा है, अब ये करंट अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा सर्किट में। इस करंट के पास दो पाथ है ना, एक ऊपर से जा सकता है कि ये नीचे वाले पाथ से जा सकता है। दोनों पाथ आइडेंटिकल हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली एक रेक्टेंगल है, दोनों पाथ एक जैसे हैं। तो करंट इक्वली डिवाइड कर जाएगा। I/2 करंट इस तरफ, और I/2 दूसरी तरफ। ठीक है। तो फिर वैसे ये हम पिछले सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, सारे मैग्नेटिक फील्ड्स का रिजल्टेंट होता है, और क्या। मतलब सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो जितनी भी स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं सबका वेक्टर, सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रिजल्टेंट ही तो होगा। तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बी नेट सेंटर पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DC। और ये भी है देखो, ये वाली स्ट्रेट वायर और उधर से वो वाली स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू EA प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CF, ठीक है। तो यानी कि ये 6 मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, सबका रिजल्टेंट होगा वहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे। तो फिर कुछ इसमें से ना, इन 6 में से एक्चुअली कुछ जीरो भी हैं।
इन सिक्स में से कुछ टर्म जीरो भी हैं, कुछ आइडिया है कौन सी टर्म जीरो है? कौन कौन सी टर्म जीरो होंगी? बच्चे बता देते हैं। ये वाला जो स्ट्रेट वायर है ना, इस स्ट्रेट वायर की वजह से सेंटर पे, और ये वाली स्ट्रेट वायर की वजह से सेंटर पे फील्ड जीरो है। उसका रीजन तो हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक स्ट्रेट वायर की सेम लाइन पे कुछ पॉइंट्स ले, एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की लाइन पे कुछ पॉइंट्स ले, वायर के ऊपर या वायर के नीचे पॉइंट्स ले, वहां पे ना उस इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, तो यही रिजल्ट इधर अप्लाई कर देंगे। एज सेंटर ओ, ये सेंटर ओ इज along same line as that of wire EA and CF, which implies magnetic field due to wire EA इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर CF। ये दोनों तो जीरो ही हो गए। ठीक है, ये दोनों जीरो हो गए, बस फिर बाकी चार को लेना। तो इन मैग्नीट्यूड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होगा ना, तो अब बचे चार। ठीक है, ये EA और CF का मैग्नेटिक फील्ड तो सेंटर पे जीरो होगा, बाकी सेंटर पे जीरो हो गया। बाकी चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल जो पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, इसमें जो चार वायर्स है ना, चारों की वजह से एक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आइडिया लग जाएगा कि चारों की वजह से सेंटर ओ पर कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा या क्या होगा। देखो, इस वायर में राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं। इस वायर में करंट को अलोंग थंब होल्ड किया, करंट को अलोंग थंब। तो इस वायर के ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उस पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, करंट को अलोंग थंब होल्ड किया, वायर के ऊपर वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, और वही मैग्नेटिक फील्ड फिर घूमता हुआ नीचे वाले पॉइंट से इनटू द प्लेन जाएगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी। इसके ऊपर वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, नीचे वाले पॉइंट्स पे इनटू द प्लेन। ठीक है, ऐसे ही चारों का ड्रॉ कर लेते हैं। साइड डीसी, साइड डीसी में करंट ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसमें करंट ऊपर की तरफ है, राइट हैंड थंब को अपवर्ड होल्ड किया, राइट हैंड थंब को अपवर्ड होल्ड किया, तो ये देखो लेफ्ट साइड पे मेरी फिंगर्स जो हैं वो आउट ऑफ द प्लेन आ रही हैं। तो इसके लेफ्ट साइड पे फील्ड लाइंस आउट ऑफ द प्लेन है, और वही फील्ड लाइंस क्योंकि सर्कुलर लूप बनाना है तो यहाँ से घूम के राइट साइड से वो इनटू द प्लेन जा रही होंगी। तो इसकी कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो ये ऐसे आएगा, लेफ्ट साइड पे आउट ऑफ द प्लेन, राइट साइड पे इनटू द प्लेन। ठीक है, फिर इसकी बात कर रहे हैं। इसमें करंट अपवर्ड है, करंट अपवर्ड है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से थंब को अपवर्ड होल्ड किया, थंब को अपवर्ड होल्ड किया, तो इसके राइट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू इनटू द प्लेन है। राइट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, वही घूम के लेफ्ट साइड वाले पॉइंट से आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे, राइट साइड पे इनटू द प्लेन, लेफ्ट साइड पे आउट ऑफ द प्लेन। ऊपर वाली साइड जो BC है, करंट को अलोंग थंब होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, और यही मैग्नेटिक फील्ड घूम के नीचे वाले पॉइंट से इनटू द प्लेन होगा। तो कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की, ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, नीचे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। ठीक है, तो वैसे हमने, हमारा पर्पस तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, सेंटर पे। तो अब आप देख सकते हो, वायर ए बी की वजह से, वायर ए बी की वजह से जो ऊपर वाले पॉइंट्स है वहां मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। तो वायर एडी की वजह से, वायर एडी की वजह से इसके ऊपर वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, तो वायर एडी का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आएगा आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, और फिर, चलो साइड BC की बात करें। साइड BC, साइड BC की वजह से उसके नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं, साइड BC की वजह से उसके नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो साइड BC का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा इनटू द प्लेन। ठीक है, इनटू द प्लेन।
फिर साइड ए बी की बात की। साइड ए बी की वजह से देखो राइट साइड वाले पॉइंट्स पे इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, तो साइड ए बी का मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जाएगा। फाइनली साइड डीसी की बात करें तो लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स पे आउट ऑफ द प्लेन है, तो साइड डीसी की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो क्या दिखाई दे रहा है फिर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा या किस डायरेक्शन में होगा? छोटी सी ऑब्जर्वेशन हमें ये बता रही है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, क्योंकि ये देखो ना आमने सामने वाली जो वायर्स हैं वो एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल कर देंगी। क्योंकि ये देखो साइड एडी और बीसी को देखो इक्वल लेंथ है, ठीक है, दोनों वायर्स की इक्वल लेंथ है और दोनों सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं। तो बाय सिमेट्री जितना मैग्नीट्यूड साइड एडी का मैग्नेटिक फील्ड का होगा सेंटर पे, उतना ही बीसी का होगा, और डायरेक्शन अपोजिट है। साइड एडी का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आउट ऑफ द प्लेन है, साइड बीसी का इनटू द प्लेन, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सिमिलरली साइड ए बी का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इनटू द प्लेन है, साइड डीसी का आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, और दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों वायर्स की लेंथ बराबर है, दोनों सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा सेंटर पे। तो कैंसल हो रहे हैं आमने सामने वाले जो आमने सामने वाली जो वायर्स है ना, उनका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैंसल हो रहा है। तो इन मैग्नीट्यूड अगर हम ये कहें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साइड ए डी माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साइड बी सी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साइड डी सी माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साइड ए बी, माइनस कर दिया ना, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो माइनस कर दिए। बट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी, ए डी और बी सी का बराबर है, एंड मैग्नेटिक फील्ड जितना डीसी का है उतना ही ए बी का है। इसका मतलब तो ये आ गया सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ठीक है। तो इस केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कोई है ही नहीं, रेक्टेंगल के सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, अब देखो चलो इसमें कुछ और कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में करंट एक साइड से एंटर कर रहा था लूप में, दूसरी साइड से बाहर निकल रहा था। चलो एक अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन उसमें जो है ना करंट इसी लूप में मूव कर रहा है, चलो करंट इसी लूप में मूव कर रहा है, एंटर करके बाहर नहीं जा रहा है, इसी क्लोज लूप में मूव कर रहा है, उस पे अब हमने सोचना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। ये अगला क्वेश्चन है, मैं ये रब कर रहा हूँ, बाकी सारा वो रेक्टेंगल के डायमेंशंस वगैरह सेम है। क्वेश्चन भी सेम रहेगा, फॉर सर्किट शोन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। ए बी सी डी, तो लेट अस से इसी क्लोज लूप में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। हाँ तो डायमेंशंस इसकी लेंथ √3L और ब्रेथ इसकी L, इनको भी ऐसे डायगोनल्स को बस शो कर रहे हैं, करंट I फ्लो कर रहा है क्लोज लूप में, ठीक है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल, फॉर सर्किट शोन फाइंड बी एट सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। हाँ इसके बारे में सोचो किस तरीके से करेंगे। इसमें जो बच्चे इसको ढंग से अगर ऑब्जर्व करें और पिछले क्वेश्चन के साथ इसको कंपेयर करें, तो इस क्वेश्चन में ये बात इजीली समझ में आ रही है कि यहाँ पे तो सेंटर पे चारों साइड्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो सेम डायरेक्शन में है। देखो राइट हैंड थंब रूल इस पे लगा रहे हैं, तो ऊपर वाली साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ द प्लेन है, नीचे वाली साइड इनटू द प्लेन है। इसके ऊपर वाली साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ द प्लेन, नीचे वाली साइड इनटू द प्लेन, ठीक है।
फिर इसका देख रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं। लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, और राइट साइड वाले पॉइंट्स पे इनटू द प्लेन। ठीक है। फिर इसका देखें, थंब को टूवर्ड्स लेफ्ट होल्ड किया, थंब को टूवर्ड्स लेफ्ट होल्ड किया, नीचे वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, सॉरी, नीचे वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। तो नीचे वाले पॉइंट्स पे आउट ऑफ द प्लेन, ऊपर वाले पॉइंट्स पे इनटू द प्लेन। इसमें करंट डाउनवर्ड है ना, थंब को डाउनवर्ड होल्ड किया, तो लेफ्ट सॉरी राइट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। तो राइट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, लेफ्ट साइड पे इनटू द प्लेन। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि वायर के सारे ऊपर वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। फिर इस वायर की वजह से भी सेंटर तो लेफ्ट पे है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। इसकी वजह से सेंटर नीचे वाला पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, इसका भी सिमिलरली आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ तो चारों के मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहे हैं। ठीक है। ऑल फोर बी आर इन सेम डायरेक्शन एट सेंटर। ठीक है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नीट्यूड में सीधा सीधा ये लिखेंगे, ए बी का फील्ड प्लस बी सी का फील्ड प्लस सी डी का फील्ड प्लस डी ए का फील्ड। चारों के मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो गए। ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में है, चारों के मैग्नेटिक फील्ड्स सेंटर पर ऐड हो गए, मैग्नीट्यूड्स में ऐड हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं। आमने सामने वाले जो साइड्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सेम होगा, क्योंकि जितनी लेंथ इस साइड की है उतनी लेंथ इसकी है, और दोनों ही सेंटर से इक्वी डिस्टेंट भी हैं। तो फिर किसी एक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के डबल कर देंगे ना। ऐसे ही इस साइड और इस साइड की बात करें, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सेम होगा। ठीक है। तो फिर चार टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है ना, कि नहीं, दो का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के ऐड करके फिर डबल कर देंगे, तो चार टर्म्स की जगह दो टर्म्स निकाल के अपना काम हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी। ठीक है। और इसका फार्मूला तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी आ जाएगा μ0/4 पाई आई बाय ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी μ0/4 पाई आई बाय ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। हाँ, तो अब ये अगर आप इस फार्मूलों को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ अपने को एंगल्स की ज़रूरत है। एंगल्स की ज़रूरत है, तो रेक्टेंगल के अंदर जहाँ जहाँ जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं वो हमें निकालने पड़ेंगे। जैसे कि अगर ये एंगल मान ले थीटा वन, तो टेन थीटा वन, ये देखो ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में टेन थीटा वन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है एल, बेस √3L। तो ये तो L/√3L यानी 1/√3। थीटा वन तो 30 डिग्री आ गया, तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे कैलकुलेट करोगे, ये 30, ये भी 30 आएगा। अब ये 30 है, टोटल 90 है। ठीक है। तो इधर वाला 60 डिग्री आएगा। ऐसे सारे एंगल आएंगे, ये 30, फिर ये 60, इधर ये 60, ये 30, इधर ये 30। ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, μ0/4 पाई आई बाय ए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना साइड ए बी के लिए। साइड ए बी के लिए यहाँ कितना डिस्टेंस लिखे बताओ, साइड ए बी के लिए यहाँ पे डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस √3L है। साइड ए बी का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो √3L का हाफ होगा ना, वो √3L/2 हो जाएगा, √3L/2। ठीक है, √3L/2। और फिर साइन थीटा वन, हाँ, अब यहाँ से इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया,
इस पॉइंट से सेंटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो थीटा 1 और थीटा 2 यहाँ तो वो दोनों ही एंगल 30 डिग्री दिख रहे हैं। ये 30, ये 30, थीटा 1 थीटा 2 दोनों 30 डिग्री हैं। ठीक है। और फिर साइड बीसी के लिए बात करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, ये वाला डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस एल है। साइड बीसी, साइड बीसी से सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इस एल का हाफ ही है ना, L/2 हो गया वो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/2। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा L/2। और थीटा 1 और थीटा 2 बताओ। थीटा 1 और थीटा 2 तो हम वो लेते हैं, इस पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। इस पॉइंट से वायर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। दोनों साइड जो एंगल्स बन रहे हैं वही तो थीटा 1 और थीटा 2 होते हैं। एक तरफ जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, दूसरी तरफ जो एंगल बन रहा है वो भी 60 डिग्री। तो दोनों साइड बनने वाले एंगल 60 डिग्री। ठीक है। बस अब इनकी वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा जो आना है। ये तो 1 बनेगा, ये 2 μ0I/4√3 πL। और ये आएगा, हाँ 1 मिनट जरा, आ जाओ। हाँ, तो ये आएगा √3/2। 2√3 μ0I/4 πL। नहीं नहीं, ऊपर √3 होगा बस। 1 मिनट। पहले ठीक लिखा हुआ था। चलो ठीक है। तो फाइनली नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी। तो 2 टाइम्स 4√3 πL, 2√3 μ0I, 2 μ0I प्लस 4 μ0I, 12 μ0I/4√3 πL। ये आ गया √3 μ0I/πL। ठीक है, कुछ ऐसा आंसर इसका आ गया। वैसे अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वैसे तो इस फिगर में डायरेक्टली दिख ही रहा है। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज आउट ऑफ प्लेन। ठीक है। रेक्टेंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। मगर ऐसे केस में ना एक रूल होता है, मतलब वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी अगर हम क्लोज लूप ले रहे हैं ना, क्लोज लूप के सिर्फ सेंटर पे ही नहीं, किसी भी इंटरनल पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका एक रूल होता है। किसी भी इंटरनल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है या किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो उसके लिए एक रूल होता है, वो डिस्कस कर रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल ही है वो, राइट हैंड थंब रूल। मतलब क्लोज लूप के लिए अलग तरीके से राइट हैंड थंब रूल लगाया जाता है। नोट, फॉर ए closed loop, comma, as per right hand thumb rule, for a closed loop as per right hand thumb rule, if we curl fingers of right hand along sense of current in loop, then field, yeah, then magnetic field, then B at all internal points is along thumb
and B at external points is along opposite to thumb. ये राइट हैंड थंब रूल है क्लोज लूप के लिए, लिख लो इसे। हाँ, ये रूल कह क्या रहा है ये डिस्कस कर लें। देखो, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, करंट का सेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इफ वी कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग सेंस ऑफ करंट इन लूप, इस लूप में करंट का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, राइट हैंड की फिंगर्स को अलोंग सेंस ऑफ करंट कर्ल करना है। ठीक है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, राइट हैंड की फिंगर्स को अलोंग सेंस ऑफ करंट कर्ल कर लिया, राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर लिया, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल इंटरनल पॉइंट्स, यही तो लिखा है। देन बी एट ऑल इंटरनल पॉइंट्स इज अलोंग थंब, तो एट ऑल इंटरनल पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग थंब, यानी कि इट वुड बी आउट ऑफ प्लेन। और एक्सटर्नल पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो थंब के ऑपोजिट, यानी कि दैट विल बी इनटू द प्लेन। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा। तो यानी कि ये राइट हैंड थंब रूल लगा के तो हम इमीडिएटली किसी भी क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट्स पे। यहाँ तो हमने सेंटर पे निकाली ना, मगर सारे इंटरनल पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा, आउट ऑफ प्लेन होगा डायरेक्शन में। नोट कर लो, इसके बाद आगे चलेंगे। इसको रब कर रहा हूँ। हाँ, अब आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ना, उसमें क्या है, एक इनफाइनाइट हॉलो सेमी सिलेंडर है, इनफाइनाइट हॉलो सेमी सिलेंडर। पहले आप सिचुएशन समझ लो जरा। देखो, जैसे ये मेरे पास एक स्टडी पैकेज है। ठीक है, इसको मैं यूं बेंड कर दूं, ऐसे मतलब, जैसे एक सिलेंडर है, इसको ऐसे बेंड करके सिलेंडर बन गया ना, ऐसे बेंड कर दिया मैंने, ऐसे रोल कर दिया, ऐसे रोल कर दिया, ये सिलेंडर बन गया। ठीक है, एक सेमी सिलेंडर है, सेमी सिलेंडर में तो फिर पूरा ना करके ऐसा रखना पड़ेगा ना, मतलब आई मीन टू से, सेमी सिलेंडर के लिए इसको यूं रखना पड़ेगा। अगर मैंने सेमी सिलेंडर बनाना है तो ऐसे रखना पड़ेगा, लाइक दिस। ठीक है, सेमी सिलेंडर बनाना है तो इस तरीके से रहेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये सेमी सिलेंडर है। तो ये एक वेरी लॉन्ग सेमी सिलेंडर है जिसमें जो करंट है वो स्लैंट सरफेस के अलोंग है, स्लैंट सरफेस। स्लैंट सरफेस के अलोंग मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे। और क्वेश्चन में देखो, फिगर हम क्योंकि देखो सेमी सिलेंडर, हॉलो सेमी सिलेंडर इज ए 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट है। अब इसकी फिगर कैसे बनती है, फिगर जो है ना वो ओरिएंटेशन पे बेस्ड होती है कि कहाँ से देखा जा रहा है, कहाँ से देखा जा रहा है। सामने से देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, मतलब क्रॉस सेक्शनल व्यू में, क्रॉस सेक्शनल व्यू में तो ये हाफ रिंग होगा, क्रॉस सेक्शनल व्यू में ये बस एक हाफ रिंग ही दिखाई देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ना क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रखा है, ये हाफ रिंग की फॉर्म में दिखा रखा है। और फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके एक्सेस पर किसी पॉइंट पे, वो मैं पूरा पहले क्रॉस सेक्शनल व्यू शो कर देता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा ये करंट कंटेनिंग सिस्टम दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे है। ठीक है,
अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस के लेवल के ही होते हैं। जेई एडवांस्ड, जेई एडवांस के लेवल के या आईआईटी मेंस में कभी बस पूरे पेपर में मैक्सिमम 10% क्वेश्चन टफ होते हैं। आईआईटी मेंस में लगभग 10% क्वेश्चन टफ क्वेश्चन होते हैं, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो अच्छा, इसमें पूरे में जो करंट है, जैसे मैं बता रहा था ये स्लांट सरफेस है, करंट इसके स्लांट सरफेस के अलोंग है, तो करंट जो है हो सकता है नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे। तो अगर हम यहाँ पे इसका ये वाला ओरिएंटेशन में ड्रॉ कर रहे हैं, साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें अगर अलोंग स्लांट सरफेस जो करंट है, वो करंट हो सकता है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर हो, मतलब आपकी तरफ आ रहा हो, या हो सकता है आपसे मेरी तरफ आ रहा हो, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो, ठीक है। तो चलो आउट ऑफ प्लेन ले लेते हैं। तो एनीथिंग कमिंग आउट ऑफ प्लेन वो तो सर्कल के अंदर डॉट शो करते हैं ना। तो ऐसे है, सर्कल के अंदर डॉट। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक्सेस कहाँ है? ये जो हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर जो सेमी सिलेंडर, उसका एक्सेस तो ये होता है ना, मतलब उसके सेंटर से पास करने वाला एक्सेस, ठीक है। तो इसके एक्सेस पर कोई पॉइंट है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। इस ओरिएंटेशन में तो जो एक्सेस है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। तो फिर इसके एक्सेस पर यहाँ कोई पॉइंट है, या सिंपल टर्म्स में उसको इसका सेंटर ही बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, मतलब पूरा एक्सेस है ये, एक्सेस इसका परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड होगा, उसके इसके एक्सेस पर कोई पॉइंट है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हाँ, इसका रेडियस आर, टोटल करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। फिगर शोज क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ एन इनफाइनाइट hollow semi cylinder that contains current I coming out of plane along its slant surface, along its slant surface. Find B at center C of semi cylinder. Find magnetic field at center C of semi cylinder. हाँ, तो पहले ये सोच के बताओ कि सेंटर पे ना मैग्नेटिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बाद में आएगा, पहले डायरेक्शन समझनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पे, ठीक है। थोड़ा टाइम लो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सोचनी है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। हाँ, कुछ आया समझ में इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? देखो, इस टाइप के जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये काम इलेक्ट्रोस्टैटिक से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरीके के जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे केसेस में टू एलिमेंट्स एट ए टाइम लेके चलते हैं इंटीग्रेशन पर्पस के लिए। वी टेक टू एलिमेंट्स एट ए टाइम। उसमें होता क्या है, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट की वजह से हमारा काम आसान हो जाता है जरा। तो यहाँ पे ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री,
मतलब ये एक्सेस इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। फिर एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेफ्ट साइड पे ले लेंगे, एक राइट साइड पे ले लेंगे। तो डिफरेंशियल एलिमेंट कुछ इस टाइप से, लेफ्ट साइड पे थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला, और राइट साइड पे थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला। ठीक है। और ये वैसे डिफरेंशियल एलिमेंट अपने आप में क्या होंगे बताओ, मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए हम क्या टर्म यूज करें, क्या होगा ये डिफरेंशियल एलिमेंट? ये डिफरेंशियल एलिमेंट ये है ना। ठीक है। और इधर से ये डिफरेंशियल एलिमेंट ये दोनों डिफरेंशियल एलिमेंट्स जो है ना, अपने आप में इनफाइनाइट वायर्स होंगे। दोनों डिफरेंशियल एलिमेंट्स अपने आप में इनफाइनाइट वायर्स होंगे जिनमें करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इसमें करंट ले लिया डी आई, इसमें भी डी आई, क्योंकि टोटल जो सेमी सिलेंडर है उसमें टोटल करंट है आए, कंप्लीट सेमी सिलेंडर में करंट आए, तो डिफरेंशियल एलिमेंट में करंट डी आई हो गया ना। ठीक है। तो चलो, हमने वैसे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो किस तरीके से करें, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट देखा। कुछ बच्चे बता देते हैं वैसे कि इन दोनों की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड लेफ्ट, इनफैक्ट पूरे के पूरे सेमी सिलेंडर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड लेफ्ट होगा। वो समझ रहे हैं उस बात को? देखो, जैसा कि अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस में किया, जो भी करंट कंटेनिंग वायर है उसकी वजह से एक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, करंट आउट ऑफ द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। ये भी करंट आउट ऑफ द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। ठीक है। तो एक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। ठीक है। तो अब इस करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट एलिमेंट मतलब ये तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की ना, इसकी जो बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सी से क्रॉस कर रही होगी, इसकी जो बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सी से क्रॉस कर रही होगी, उसके लिए ये रेडियस होगा, और रेडियस के परपेंडिकुलर ही तो होता है मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग टेंजेंट होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टेंजेंट होता है। तो ये रेडियस है, तो इसके परपेंडिकुलर यूं टेंजेंशियल जा रहा होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ एंगल का हिसाब लगा लेते हैं जरा कि ये एंगल कितना है। और डीबी लिया, करंट एलिमेंट डी आई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी हमने डीबी ले लिया, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये एंगल बता सकते हो कितना आएगा ये वाला? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, इसमें बच्चे गलतियां करते हैं वैसे। तो ये थीटा है, इधर वाला होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है। ये थीटा इधर 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, ये 90 माइनस थीटा। अब ये रेडियस था और ये उसके परपेंडिकुलर था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए ये रेडियस था, और मैग्नेटिक फील्ड इस रेडियस के परपेंडिकुलर था, यानी टोटल एंगल 90 था। इधर 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाला थीटा, यानी कि ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है। चलो, इसका तो देख लिया, अभी इसका भी तो देखना है, इस वाले करंट एलिमेंट का। इस करंट एलिमेंट, इसके लिए एक्चुअली मैं इस फिगर में नहीं बनाऊंगा, मतलब इस फिगर में ड्रॉ करूंगा सारा कम्बरसम हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा, इसके लिए एक अलग फिगर बना रहा हूँ। इस फिगर में हमने सिर्फ इस एलिमेंट का इफेक्ट देखना है। ठीक है। इस एलिमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। ठीक है। तो और ये एंगल है थीटा। तो फिर ये इसका जो बड़ा सा सर्कल सेंटर सी से क्रॉस कर रहा होगा, इस करंट एलिमेंट की वजह से जो बड़ा सा सर्कल सेंटर सी से क्रॉस कर रहा होगा, वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर यूं आएगा। राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं। इस करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड यूं घूम रहा है सर्कल। ठीक है। तो इसकी जो बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सेंटर से क्रॉस करेगी, तो वो यूं ही तो आ रही होगी ना, वो सर्कुलर फील्ड लाइन तो ऐसे आ रही होगी। उस सर्कुलर फील्ड लाइन के लिए ये रेडियस का काम करेगा, तो टेंजेंट तो रेडियस के परपेंडिकुलर ही होती है। तो ये टोटल एंगल हो गया 90। अब ये 90 है, इधर थीटा, तो इधर वाला 90 माइनस थीटा। ठीक है। ये 90 माइनस थीटा। अगर हमने हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल निकालना है, अब ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल, ये 90, टोटल एंगल 90, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में टोटल एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, तो इधर वाला एंगल थीटा हो गया। ठीक है। तो हमने ये देखा कि इस करंट एलिमेंट का भी मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के साथ थीटा एंगल पे नीचे की तरफ है। तो उसको भी यहाँ शो कर देते हैं, इस करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड
हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल नीचे है। बस अब अपना काम हो चुका है। दो डिफरेंशियल एलिमेंट एट ए टाइम हमने लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं इनके वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए। ऊपर वाले डीबी का वर्टिकल कंपोनेंट है डीबी साइन थीटा। नीचे वाले डीबी का वर्टिकल कंपोनेंट डीबी साइन थीटा डाउनवर्ड। तो डीबी साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए और डीबी कॉस थीटा वाले ऐड हो गए। डीबी कॉस थीटा ऐड होके 2 dB कॉस थीटा बनेगा। 2 dB कॉस थीटा, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं। टेकिंग टू डिफरेंशियल एलिमेंट्स symmetrically, we observe that their vertical components dB sin theta cancel each other। ठीक है, तो अब सीधा नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख लें। नेट मैग्नेटिक फील्ड तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dB कॉस थीटा ही आएगा। तो जो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स तो आपस में ऐड हो रहे हैं ना इन दोनों के। ठीक है, तो बस अब हमने ये इसको सिंप्लीफाई करना है। इंटीग्रेशन टू, वैसे ये डीबी का एक्सप्रेशन क्या होगा। डीबी, डीबी क्या है। इस करंट मतलब ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है ना। इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसका फार्मूला तो हमें पता है क्योंकि ये डिफरेंशियल एलिमेंट इनफाइनाइट वायर है। ईच डिफरेंशियल एलिमेंट इज एन इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, काम की बात है। नोट, ईच डिफरेंशियल एलिमेंट डी आई इज एन इनफाइनाइट वायर। ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ये दोनों वो है, इनफाइनाइट वायर है। और इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो आर डिस्टेंस पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट, उसके अंदर करंट है डी आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर इन टू कॉस थीटा। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे सोचना है। यहाँ पे ये कॉस थीटा और साथ में डी आई है, ये ऐसे इंटीग्रेट नहीं हो पाता। या तो पूरे फंक्शन में करंट हो, करंट की टर्म आई हो और साथ में डी आई हो, या फिर कॉस थीटा है तो साथ में डी थीटा हो, तब इंटीग्रेट होता है। तो हमें ना बेसिकली डी आई को डी थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डी आई को डी थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो इस तरीके से कन्वर्ट होगा। ये इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1। वी हैव डी आई हम लिख सकते हैं आई अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये डायरेक्ट लिख दिया, किस तरीके से आया ये देखो। ये पूरा वो जो सेमी सिलेंडर है ना, ये पूरा सेमी सिलेंडर सेंटर पे पाई एंगल सबटेंड कर रहा है। पूरा सेमी सिलेंडर सेंटर पे पाई एंगल सबटेंड कर रहा है। और पूरे सेमी सिलेंडर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। ठीक है, तो जब सेंटर पे पाई एंगल सबटेंड हो रहा था उसमें करंट आई फ्लो कर रहा था। तो जब सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है तो उसके थ्रू कितना करंट होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल रहे हैं। ये मैं लिख के बता रहा हूँ। ये तो आपने देख ही लिया है, नोट कर लिया होगा बच्चों ने। ये रब कर रहा हूँ मैं। हाँ, देखो, करंट flowing through angle pi subtended at center is I। सेमी सिलेंडर है, सेंटर पे पाई एंगल सबटेंड कर रहा है, इसके थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है। तो पाई एंगल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई। तो डॉट डॉट करके लिख रहा हूँ, करंट फ्लोइंग थ्रू एंगल 1 सबटेंडेड एट सेंटर, वो हो जाएगा आई अपॉन पाई। तो डिफरेंशियल एलिमेंट तो सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ना। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू एंगल डी थीटा सबटेंडेड एट सेंटर, वो हो जाएगा आई अपॉन पाई, आई अपॉन पाई इंटू डी थीटा। वही तो लिख दिया मैंने, वही डायरेक्ट लिख दिया, आई अपॉन पाई इंटू डी थीटा। इसको ऑरली भी कर सकते हैं।
मतलब आई अपॉन पाई क्या है, करंट पासिंग पर यूनिट एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। सेंटर पे एंगल पाई सबटेंड हो रहा है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो करंट पासिंग फ्रॉम यूनिट एंगल सबटेंडेड एट सेंटर वो आई अपॉन पाई होगा। तो फिर डी थीटा एंगल के अंदर कितना करंट होगा, आई अपॉन पाई इंटू डी थीटा, वो कर दिया है, ठीक है। इसके बाद बस इंटीग्रेट करना है। हाँ तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट टर्म बाहर लिख दूं, टू से टू कट भी रहा है वैसे, म्यू नॉट अपॉन पाई आर, डी आई को क्या लिखा है, आई अपॉन पाई इंटू डी थीटा, और साथ में है कॉस थीटा, ठीक है। तो अच्छा, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। ये थीटा की लिमिट क्या डालें, थीटा की लिमिट, थीटा की लिमिट इसमें जीरो से पाई बाय टू होगी। जीरो से पाई बाय टू, क्योंकि आप ये देखो, वी आर टेकिंग टू एलि, कोई बच्चा सोचते, कोई बच्चे ऐसे भी जवाब देते हैं कि हम इंटीग्रेशन में एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड जा रहे हैं, तो थीटा इधर वाले एलिमेंट के लिए माइनस पाई बाय टू लिखेंगे, जब वहां तक पहुंच जाएंगे प्लस पाई बाय टू हो जाएगा, ये गलत है। एक्चुअली वी आर टेकिंग टू एलिमेंट्स एट ए टाइम, वी आर टेकिंग टू एलिमेंट्स एट ए टाइम। जब हमने ये एलिमेंट लिया, इसके साथ ही ये वाला एलिमेंट कवर हो गया, जब ये एलिमेंट लिया इसके साथ ही उधर वाला एलिमेंट कवर हो गया, तो इंटीग्रेशन में जितने टाइम में ये पोर्शन कवर होगा ना, जितने टाइम में ये पोर्शन कवर होगा उसके साथ ही इधर वाला हाफ पोर्शन कवर हो गया। क्योंकि हम इधर एक एलिमेंट काउंट कर रहे हैं, तो उसके सिमेट्रिकली सामने वाला एलिमेंट तो उसके साथ ही काउंट हो रहा है। हमने पहले ही स्टेप में ट्वाइस कर रखा है, हमने पहले ही स्टेप में टू टाइम्स कर रखा है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट सिर्फ इस वाले हाफ पोर्शन के लिए लगानी है, इधर वाला हाफ तो उसके साथ ही कवर हो रहा है, ठीक है। जीरो से पाई बाय टू, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर साइन थीटा, इसकी लिमिट जीरो से पाई बाय टू। ठीक है। हाँ तो बस फिर यो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होगा वन, साइन 90 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री, साइन जीरो तो जीरो होता है, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर, ठीक है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्या है वैसे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन तो हमने शुरू में ही निकाल ली थी ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज टूवर्ड्स लेफ्ट, ये इसका आंसर है, नोट कर लो। तो अभी फिलहाल मैं ये सेशन इधर ही एंड कर रहा हूँ, बाकी और फर्दर टॉपिक्स के साथ मैं और सेशंस कंडक्ट करूँगा, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, ओके बाय।